क्लास बीएससी थर्ड ईयर। जैसे आप सभी बच्चों को पता ही है कि कोरोना वायरस की वजह से हमारी ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो सकती, इसलिए हम ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से स्टडी शुरू कर रहे हैं। और मैं बीएससी थर्ड ईयर की क्लास लेने जा रही हूँ, और जिसके अंदर आप सभी सेकेंड ईयर में पढ़ कर आए हैं कि हमारे जो केमिस्ट्री में 3 बुक लगती हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और फिजिकल, जिसमें हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास में ये सिलेबस के अकॉर्डिंग 5 यूनिट हैं, जिसके अंदर फर्स्ट यूनिट में स्पेक्ट्रोस्कोपी। जैसे आप सेकेंड ईयर में स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ कर आए हैं, वहाँ पर हमने यूवी और आईआर की स्टडी की थी। यहाँ पर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर एनएमआर की स्टडी करेंगे, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। उसके बाद में सेकेंड यूनिट के अंदर आता है विषम चक्रीय रसायन, या फिर इसको बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। और इसी यूनिट के अंदर सेकंड चैप्टर आता है वसा, तेल, व्यापमार्जक, फैट्स, ऑयल एंड डिटर्जेंट्स। तो सेकंड यूनिट के अंदर हमारे पास में 2 चैप्टर हैं। फर्स्ट यूनिट के अंदर एक ही चैप्टर आता है। फिर उसके बाद में थर्ड यूनिट है, जिसके अंदर एक चैप्टर तो इनोलेट वाला आता है। इनोलेट के द्वारा कार्बनिक संश्लेषण, इनोलेट के द्वारा हम कोई भी ऑर्गेनिक सिंथेटिक कंपाउंड कैसे बना सकते हैं। और उसके अंदर सेकंड चैप्टर आता है अमीनो एसिड, पेप्टाइड्स, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। ये चैप्टर थोड़ा बायो से संबंधित है पर इजी है। थर्ड यूनिट के अंदर हम इन 2 चैप्टर को करेंगे। फिर उसके बाद में यूनिट 4th, जिसके अंदर आता है कार्बोहाइड्रेट। ये जो यूनिट है वो एक ही चैप्टर की यूनिट है, एक ही चैप्टर के अंदर पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। और फिर उसके बाद में यूनिट 5 के अंदर आता है संश्लेषित बहुलक या सिंथेटिक पॉलीमर। और दूसरा चैप्टर आता है संश्लेषित रंजक या सिंथेटिक डाइस। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यूनिट 5th को शुरू करने जा रहे हैं। और यूनिट 5th का हमारा जो चैप्टर है वो है सिंथेटिक पॉलीमर। तो आज हमारा जो टॉपिक है 5th यूनिट और सिंथेटिक बहुलक, जो हमारे टॉपिक का नाम है वो क्या है, सिंथेटिक पॉलीमर। तो सिंथेटिक पॉलीमर की बात करेंगे। वैसे आप 12th क्लास में पढ़ कर आए हो पॉलीमर, उसी से संबंधित चैप्टर है हमारा, इसको करने जा रहे हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले क्या है बहुलक, क्या है बहुलक। और बहुलक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉलीमर। क्या बोलते हैं, पॉलीमर, ठीक है। और पॉलीमर जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है पॉली और दूसरा क्या है, मर्स। पॉली और मर्स। पॉली का अर्थ होता है अनेक, और मर्स का अर्थ है इकाई। यानी कि जब बहुत सारी इकाइयाँ आपस में जुड़ जाती हैं तो किसका निर्माण होता है, बहुलक का। और जब बहुत सारी इकाइयाँ जो जुड़ती हैं उन इकाइयों को बोला जाता है एकलक। एकलक या मोनोमर यूनिट। जब बहुत सारी मोनोमर यूनिट आपस में जुड़ जाती हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है, पॉलीमर की या बहुलक का निर्माण होता है। और हम क्या करते हैं, एकलक इकाई से बहुलक बनाते हैं। एकलक इकाई से बहुलक बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोला जाता है बहुलीकरण। क्या बोला जाता है, बहुलीकरण। या फिर बोल सकते हैं हम इसको पॉलीमेराइजेशन। क्या बोल सकते हैं, पॉलीमेराइजेशन। तो हमारा जो 5th यूनिट है, जो बहुलक हम कर रहे हैं चैप्टर हमारा, ये सबसे इजी चैप्टर है, सबसे इजी यूनिट है। सबसे पहले हमने इसी को लिया है क्योंकि हम पढ़ते हुए सरल से कठिन की तरफ जाएंगे। तो हमारा जो टॉपिक क्या था, पॉलीमर, पॉली प्लस मर्स
अनेक, पोली का अर्थ अनेक और मर्स का अर्थ इकाई। अनेक इकाइयाँ जब जुड़ती हैं, एकलक इकाइयाँ, तो किसका निर्माण होता है? बहुलक का निर्माण होता है। जब एकलक इकाई से बहुलक बनता है तो उस प्रक्रिया को बोला जाता है बहुलीकरण, या क्या बोल सकते हैं? पॉलीमराइजेशन। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, बहुलक का एग्जाम्पल लें कि कैसे बनता है। जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लेते हैं हम, क्या लेते हैं? एथीन से पॉलीथीन का निर्माण। एथीन से पॉलीथीन का निर्माण, क्या ले रहे हैं हम? एथीन से पॉलीथीन का निर्माण। अब देखिए हमारे पास में एथीन जो है वो तो क्या है? एकलक इकाई, और पॉलीथीन जो है वो क्या है? बहुलक है। तो एथीन को हम कैसे शो करते हैं? CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्किन का एक कंपाउंड है एथीन, एल्किन की फॉर्म में लिया जाता है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और इसको बोला जाता है एथीन। ठीक है। अब देखिए एथीन क्या है? एकलक इकाई, इसके आगे एन लगा दिया तो हमने क्या कर दिया? एन एकलक इकाई काम में ले ली यहाँ पर। और हम क्या करेंगे? बहुलक का निर्माण करेंगे। तो कौन सी प्रक्रिया अपनाएंगे? बहुलीकरण की प्रक्रिया अपनाएंगे, या फिर इसको बोलेंगे पॉलीमराइजेशन। क्या बोलेंगे? पॉलीमराइजेशन। तो हम क्या कर रहे हैं? एकलक इकाई से बहुलक का निर्माण कर रहे हैं। अब देखिए कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड सिंगल में चेंज हो गया, और हमने साइड में एक एक बॉन्ड बना दिया, और पीछे क्या लगा दिया? एन। अब देखिए यहाँ पर एन आगे लगा हुआ था, तो हमने क्या कहा था कि एन एकलक इकाई ली है हमने बहुलक बनाने के लिए एथीन की। और अब ये एकलक इकाइयाँ CH2 CH2 फिर CH2 CH2, आगे ये एकलक इकाइयाँ आपस में जुड़ती गई, इसीलिए एथीन से क्या बन गया? पॉलीथीन। बहुत सारी एकलक इकाइयाँ एथीन की जुड़ गई, इसीलिए उसको क्या बोलेंगे? पॉलीथीन। क्या बोलेंगे? पॉलीथीन। तो हमने क्या किया? एथीन से पॉलीथीन का निर्माण कर दिया। फिर उसके बाद में जैसे हम PVC का निर्माण करें, PVC मतलब पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। तो पॉलीवाइनिल क्लोराइड का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? वाइनिल क्लोराइड से। तो हम ऐसे लिख सकते हैं वाइनिल क्लोराइड से पॉलीवाइनिल क्लोराइड का निर्माण, पॉलीवाइनिल क्लोराइड का निर्माण। अब देखिए इस पॉलीवाइनिल क्लोराइड या PVC की बात करते हैं हम, तो इस PVC के अंदर एकलक इकाई जो है वो क्या है? वाइनिल क्लोराइड है। ठीक है। वाइनिल क्लोराइड से हम पॉलीवाइनिल क्लोराइड का निर्माण कर रहे हैं। अब देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के साथ जब हैलोजन जुड़ा होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या sp2 संकरित कार्बन के साथ जब हैलोजन जुड़ा होता है तो बोला जाता है वाइनिल हैलाइड। क्या बोला जाता है? वाइनिल हैलाइड। अब इसके साथ Cl जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा? वाइनिल क्लोराइड। Br जुड़ा हो तो वाइनिल ब्रोमाइड, I जुड़ा हो तो वाइनिल आयोडाइड, X जुड़ा हो तो वाइनिल हैलाइड। तो हम क्या कर रहे हैं? PVC का निर्माण कर रहे हैं, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? वाइनिल क्लोराइड की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? वाइनिल क्लोराइड की जरूरत पड़ेगी। हम वाइनिल क्लोराइड ले लिया हमने, और वाइनिल क्लोराइड लेकर के और बहुलीकरण करवाएंगे। क्या करवाएंगे? बहुलीकरण करवाएंगे, पॉलीमराइजेशन करवाएंगे। यहाँ पर हम N लगा देते हैं। N लगा दिया मतलब वाइनिल क्लोराइड की N एकलक इकाई हमने ले ली। इन N एकलक इकाइयों को जोड़ेंगे और किसकी फॉर्मेशन करेंगे? पॉलीमर की। तो ये बॉन्ड बन गया,
अब कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड की जगह क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड, फिर आगे बॉन्ड बना देंगे और पीछे एन लगा देंगे और यहाँ Cl। अब हमने क्या किया है, वाइनिल क्लोराइड की बहुत सारी एकलक इकाइयों को जोड़ दिया। यहाँ पर हमने क्या किया था, वाइनिल क्लोराइड की एन एकलक इकाई काम में ली थी। उन एन एकलक इकाइयों को जोड़ करके हमने क्या कर दिया, पॉलीवाइनिल क्लोराइड का निर्माण कर दिया। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या बन गया, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। क्या बन गया, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। या फिर हम इसको बोलते हैं PVC बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, PVC शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। तो ये थे हमारे बहुलक कैसे बनाते हैं एकलक इकाई से। छोटी छोटी एकलक इकाइयों के जुड़ने से बहुलक का निर्माण होता है और उन बहुलक को बनाते कैसे हैं ये हमने एग्जाम्पल के थ्रू किया। अब उसके बाद में आती है कि हमारे पास में बहुलक अलग अलग प्रकार के होते हैं। पॉलीमर, कौन कौन से बहुलक हैं, किस आधार पर कौन से बहुलक को बांटा गया है। तो इस आधार पर हम अपने क्या कर रहे हैं, बहुलकों का वर्गीकरण करेंगे। तो यहाँ पर आता है बहुलकों का वर्गीकरण। अगला हमारा टॉपिक जो है वो क्या है, बहुलकों का वर्गीकरण। और बहुलक का जो वर्गीकरण होता है वो कई प्रकार से होता है, या फिर बोल सकते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, आपको मेन टर्म्स जो हैं वो दोनों लैंग्वेज में बता रही हूँ। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो ध्यान कर लेना। अब देखो, पहला आता है स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर बहुलक कितने प्रकार के होते हैं उनको बांटेंगे अपने। स्रोत का मतलब ये होता है कि कौन से बहुलक को हम कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं। इसके आधार पर जो बहुलक हैं उनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 प्रकार के बहुलक हैं हमारे पास में। पहला आता है प्राकृतिक बहुलक। क्या है, प्राकृतिक बहुलक या नेचुरल पॉलीमर बोल सकते हैं। अब प्राकृतिक बहुलक के नाम से ये स्पष्ट हो रहा है कि ये प्रकृति से प्राप्त होता है। प्रकृति से मतलब पेड़ पौधों से या जंतुओं से जो प्राप्त होने वाला बहुलक है वो कौन सा होता है, प्राकृतिक बहुलक। यानी कि ये क्या होगा, या तो पेड़ पौधों से प्राप्त होगा बहुलक, या फिर जंतुओं से प्राप्त होगा, या फिर इन सब को सम्मिलित करके कह दें प्रकृति से प्राप्त होने वाला बहुलक। यानी कि ये जो बहुलक है वो प्रकृति से प्राप्त होता है, इसलिए इसको क्या बोला जा सकता है, प्राकृतिक बहुलक। इसके अंदर एग्जाम्पल देखो, हमारे पास में एग्जाम्पल आता है रबर आ गया, सेलुलोज आ गया, या प्रोटीन आ गया। ये क्या है, प्राकृतिक बहुलक हैं जो हमें पेड़ पौधों से या जंतुओं से या प्रकृति से प्राप्त होते हैं, इसलिए इस बहुलक को क्या बोला जाता है, प्राकृतिक बहुलक। उसके बाद में दूसरा आता है अर्ध संश्लेषित बहुलक। दूसरा आता है अर्ध संश्लेषित बहुलक। अर्ध संश्लेषित बहुलक जो होते हैं वो बहुलक अपने ऐसे कह सकते हैं कि भी ना तो प्रकृति से प्राप्त हो रहे और ना ही उसको बनाया जा सकता, मान लो अपने प्रयोगशाला में या उद्योगों में। तो कहने का मतलब है कि जो प्राकृतिक बहुलक होते हैं उनको लेकर के थोड़ा सा उनमें चेंज कर दिया जाए, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाए तो वो अर्ध संश्लेषित बहुलक में चेंज हो जाते हैं। जैसे सेलुलोज एसीटेट ले लें अपने, ठीक है। तो अब देखिए सेलुलोज तो क्या एक प्राकृतिक बहुलक है, इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया तो ये किस में चेंज हो गया, अर्ध संश्लेषित में। यानी कि दोनों के बीच का रूप मान सकते हैं अपने, संश्लेषित बहुलक और प्राकृतिक बहुलक के बीच का जो रूप होता है वो अर्ध संश्लेषित बहुलक हो गया।
जिसके अंदर यूज तो प्राकृतिक बहुलक का होता है और थोड़ा सा मॉडिफाई करने के बाद में अर्ध संश्लेषित में चेंज हो जाता है, या फिर अपने कहें सेलुलोज नाइट्रेट, सेलुलोज जो नाइट्रेट है वो भी क्या है, एक अर्ध संश्लेषित बहुलक है। तीसरा आता है संश्लेषित बहुलक, संश्लेषित बहुलक, या फिर अपने बोल सकते हैं सिंथेटिक पॉलीमर। यह हमारे चैप्टर का नाम भी यही है, हम यही कर रहे हैं। अब देखिए संश्लेषित बहुलक, जो ऐसा बहुलक जो प्रयोगशाला में बनाया जा सकता हो या उद्योगों में बनाया जा सकता हो, वो जो बहुलक है वो कौन सा हो जाएगा, संश्लेषित बहुलक हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले लें पीवीसी हो गया, ये क्या एक सिंथेटिक बहुलक है। ये थे हमारे स्रोत के आधार पर बहुलक के वर्गीकरण। 3 टाइप में हमने डिवाइड किया था। प्राकृतिक बहुलक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, रबर, सेलुलोज, प्रोटीन हो गया। अर्ध संश्लेषित बहुलक जिनको जो संश्लेषित बहुलक और प्राकृतिक बहुलक के बीच का रूप होता है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाए तो वो अर्ध संश्लेषित में चेंज हो जाता है, तो सेलुलोज एसीटेट और सेलुलोज नाइट्रेट। संश्लेषित बहुलक जो प्रयोगशाला में या उद्योगों में बनाए जाते हैं, पीवीसी हो गया या इसके अंदर और भी ले सकते हैं अपने नाइलॉन 6 हो गया या टेरिलीन हो गया, ये क्या है, एक संश्लेषित बहुलक है। ठीक है, और फिर इसके बाद में हमारा दूसरा जो वर्गीकरण आता है या दूसरा जो क्लासिफिकेशन है बहुलकों का, वो है संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर, यानी कि जो बहुलक हमारे पास में है उनकी संरचना किस प्रकार की होती है। इस आधार पर, जो संरचना के आधार पर है, इसके अंदर 3 भागों में बहुलक को बांटा जा सकता है। पहला आता है रेखीय बहुलक। कौन सा है, रेखीय बहुलक। अब नाम से स्पष्ट है, जो बहुलक इस तरीके से एक सीधी रेखा के रूप में जो बहुलक पाया जाता है वो बहुलक कौन सा होता है, रेखीय बहुलक होता है। तो ये जो बहुलक होते हैं इनका गलनांक भी उच्च होता है और इनकी तनन सामर्थ्य जो होती है, तनन जो सामर्थ्य होती है वो भी क्या होती है, उच्च होती है। यानी कि अधिक टेम्परेचर पर जा कर के वो गलते हैं और इनकी सहन करने की जो क्षमता होती है वो भी अधिक होती है। तो ये पहला टाइप था संरचना के आधार पर रेखीय बहुलक। दूसरा आता है शाखित बहुलक। दूसरा आता है शाखित बहुलक। अब देखिए शाखित बहुलक के अंदर क्या होगा, जैसे एक तो क्या होगी, सीधी श्रृंखला होगी जिसको नाम दिया जाएगा मुख्य श्रृंखला। क्या नाम दे दिया जाएगा, मुख्य श्रृंखला। और इसके अंदर कुछ ऐसे पार्श्व में शाखाएं निकली रहती हैं, इनको बोला जाता है पार्श्व श्रृंखलाएं। क्या बोला जाता है, पार्श्व श्रृंखलाएं। ठीक है, अब देखिए शाखित बहुलक का मतलब इसके अंदर क्या है, शाखाएं निकली हुई हैं। तो जो बहुलक है हमारे 3 प्रकार के होते हैं, रेखीय, शाखित और तीसरा आता है जालक्रम बहुलक। तीसरा आता है जालक्रम बहुलक। ये 3 प्रकार के बहुलक है संरचना के आधार पर। ठीक है, रेखीय बहुलक में रेखा के रूप में हो गया, इनके गलनांक उच्च होते हैं, तनन सामर्थ्य उच्च होती है। इसके अंदर हम एग्जाम्पल ले लें, जैसे एथीन से पॉलीथीन का बनना, एथीन से पॉलीथीन का बनना, या सीधा ही हम कह सकते हैं पॉलीथीन जो होता है वो कौन से टाइप का बहुलक होता है, रेखीय बहुलक होता है। ठीक है, इसके अंदर हम एग्जाम्पल ले लें पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पीवीसी। पीवीसी इसके अंदर एग्जाम्पल आता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले जब बहुलक का एग्जाम्पल किया था, पॉलीवाइनिल क्लोराइड बनाया था हमने वाइनिल क्लोराइड की एक अलग इकाई से।
वो शाखित बहुलक के अंदर आता है। जालक्रम जो बहुलक होता है जिसके अंदर ऐसे तो शाखाएं पाई जाती हैं लेकिन ये आपस में भी इस तरीके से बॉन्डिंग बनाए हुए रहते हैं, यानी कि एक जाल के रूप में रहते हैं, इसलिए इन बॉन्ड्स को जल्दी से तोड़ा नहीं जा सकता, एक मजबूती भी होती है इनके अंदर। इसका जो एग्जाम्पल है वो कौन सा होता है, वेकेलाइट होता है। तो यहाँ पर मैंने वेकेलाइट का एग्जाम्पल ज़रूर बताया है, लेकिन इसी वेकेलाइट को हम आगे इसी चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि वेकेलाइट को बनाते कैसे हैं, इसकी संरचना किस प्रकार की होती है, इन चीज़ों को हम इसी चैप्टर के अंदर करेंगे। तो संरचना के आधार पर हमारे जो बहुलक हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। रेखिक बहुलक जो रेखाओं के रूप में पाए जाते हैं, गलना कुछ होता है इनकी तनन सामर्थ्य भी अधिक होती है, हम एथीन से पॉलीथीन बना सकते हैं। शाखित बहुलक, ये जो बहुलक है इसके अंदर पॉलीवाइनिल क्लोराइड आता है, ये मुख्य श्रृंखला होती है, पार्श्व में शाखाएं निकली रहती हैं जिन्हें पार्श्व श्रृंखलाएं कहा जाता है, और पॉलीवाइनिल क्लोराइड इसी का एग्जाम्पल होता है। जालक्रम बहुलक जिसके अंदर जाल के रूप में पाए जाते हैं बहुलक, इनके अंदर जो बॉन्डिंग होती है उनको तोड़ नहीं सकते आसानी से, इसके अंदर एग्जाम्पल आता है बेकेलाइट का। तो बेकेलाइट को इसी चैप्टर के अंदर आगे डिटेल में करेंगे। तो इस तरीके से हमारे जो बहुलक के वर्गीकरण थे हमने 2 टाइप के किए, स्रोत के आधार पर और संरचना के आधार पर हमने 3-3 भागों में डिवाइड किया। तो हमारा जो क्लासिफिकेशन है ये काफ़ी लंबा है, तो आगे भी करेंगे। हमने 2 टाइप कर लिए। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।